अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद है खतीजा इमरान, जो नेविगेशन कंसल्टेंट में एचआर कंसल्टेंट हैं। हम बात करेंगे आज उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खतीजा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने अपना स्टार्टअप कहाँ से लिया? यार मैंने व्हाइल आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन मैंने आईबेक्स से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट में। वहाँ फिर मैंने अपनी लास्ट सेमेस्टर की वैसे रिज़ाइन दिया था। उसके बाद राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन में शादी भी हो गई थी। फिर मैंने HRG ज्वाइन कर लिया था। HRG में मैंने ऑपरेशन में अच्छा खासा काम किया। फिर CBM में मेरे ही एक प्रोफेसर थे, हैं भी सैयद हुज़ैर नाम है उन्हीं की फर्म है नेविगेशन कंसल्टिंग। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। मेरा रोल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, काम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आई थॉट व्हाई नॉट। तो इस फील्ड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि एचआर को लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब पर्सन समझते हैं कि अपने उसके लिए कि ये मेन बंदा है, हमें इससे अप्रोच करके हमें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली? यार मैं अगर मुझे एज अ कंसल्टेंट नेविगेशन कंसल्टिंग में 1 साल हो गया, मुझे अभी तक इस तरीके की तो कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली। हाँ, ये है कि इसको अगर हम ना पॉजिटिव वे देखें कि लोग आपको अप्रोच करते हैं कि भाई अगर कहीं कोई पोजीशन हो, आप एक तरीके से एक हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन ये है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो मुझे इस तरीके की कोई फेस करने के लिए नहीं मिली। सही। तो लिंक्डइन में आपका कितना एक्टिव रहती हैं आप, कितनी एंगेज है इसमें? यार लिंक्डइन में मैं एक्टिव रहती हूँ अब सिंस मैंने आपको बताया कि HR कंसल्टेंट की जो मेरी पोजीशन है इसमें मैं सिर्फ डिफरेंट कंपनीज, एक कंपनी के साथ काम नहीं करी, कंसल्टेंट हुई है कि मतलब डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो लिंक्डइन पे तो काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपका ये काम वैसे भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो नेविगेशन कंसल्टेंट के बारे में बताएं। Navigation consulting, we are one-stop solution. We are providing tailored HR solutions to different local and international organizations. हमारे पास बहुत सारे नामवर क्लाइंट्स हैं। हमने डिफरेंट जैसे अभी हम OGTCL के साथ भी काम कर रहे हैं, अभी इससे पहले हमने फौजी फर्टिलाइज़र के साथ भी काम किया है, उससे पहले पार्को के साथ भी काम किया है। ऐसे बड़े बड़े KFC के साथ भी हमारे प्रोजेक्ट्स में बात चल रही थी। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के साथ डिफरेंट फिर चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की कंसल्टिंग हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो कंपनीज़ में, ई-लर्निंग पे हम काफ़ी काम करें, ई-लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट काम करें। हमारी ई-लर्निंग की पूरी इन हाउस टीम है। ठीक है। हमारे डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स तक हमारे सब इन हाउस हैं। फिर उसके अलावा हम LMS पे काम कर रहे हैं। LMS हमारा अपना प्रोडक्ट बन गया है, वो हम सेल कर रहे हैं। हमारी रीट्रीट्स होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। तो काफ़ी काम है और काफ़ी मज़े का काम है, इसलिए मुझे इस फील्ड में बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो आप लोग जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यूज़ में स्किल्स देखते हैं या फिर CV देखते हैं, या उसका इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू हो रहा होता है वो चीज़ पे आप लोग हायरिंग करते हैं? अच्छा, मैं अगर इन हाउस हायरिंग की बात करूं, मुझे अपनी कंपनी के लिए हायर करना है, मैं डिसीजन मेकर हूं, तो आई वुड रादर गो फॉर स्किल्स कि मैं जो ये कहूँ कि उसकी डिग्री देखो और ये देखो बंदे की स्किल्स अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, पैशनेट है, कम्युनिकेशन अच्छी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। तो आई वुड गो फॉर दैट प्रोफाइल। लेकिन बीइंग अ कंसल्टेंट, अगर हमें एक क्लाइंट के लिए हायरिंग देख रही हूँ, क्लाइंट के लिए टैलेंट मैनेजमेंट मैनेज कर रही हूँ, या क्लाइंट के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है या एग्जीक्यूटिव सर्च चल रही है, जो भी चल रहा है, तो हमें ऑब्वियसली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखना होता है कि उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनको क्या चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रेफरेंस होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से हों, ये डिग्री हो लाजमी, और ये बैकग्राउंड हो लाजमी। तो ऑब्वियसली हमें उनकी नीड्स को देखते हुए फिर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ता है। तो अच्छा, जैसे कंपनीज होती हैं और वो इस तरह से मेंशन करती हैं कि इस फैकल्टी की हो और इस ये वाली डिग्री हो या इस यूनिवर्सिटी के हो,
तो आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी होता है? अच्छा, क्योंकि इन पर्सन तो वो जब इंटरव्यू देने आता ही है तो उसका तो एक फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है वो उसकी पर्सनालिटी भी होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यूनिवर्सिटीज़ टू सम एक्सटेंड मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, आपकी स्कूलिंग हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी, आपकी स्कूलिंग मेन फैक्ट बहुत ग्रूम करती है आपको, आपकी पढ़ाई बहुत ग्रूम करती है आपको। आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, आप 4 साल में बहुत चेंज होके निकलते हो, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव को अगर हम लेते हुए चलें तो हाँ, बहुत मैटर करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो बिलीव कि आपको हर बंदे को चांस ज़रूर देना चाहिए। आप उसको बुलाओ, इंटरव्यू लो, मिलो। हो सकता है कि वो जो आप क्वालिटीज़ देखना चाह रहे हो वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में भी हो। लेकिन ये एक बाइसनेस कह लो, आप जो भी कह लो, लेकिन ये एक बात है कि यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। और उसका रीज़न यही होता है कि यूनिवर्सिटी आपको बहुत पॉलिश करके भेजती है। और कॉर्पोरेट में लोग जब हायर कर रहे होते हैं, एक फर्म हायर कर रही है ऑफिसर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो वो ट्रेन करने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए हायर नहीं कर रही। उसका पर्सपेक्टिव होता है भाई ये 4 साल या 6 साल पढ़ के आया है, MBA करके आया है, बैचलर्स करके आया है, जो भी करके आया है, इंजीनियर है तो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया है, तो उसको काम आता। इससे इंटर्नशिप्स की होंगी अपनी उसके दौरान, स्टडीज़ के दौरान, तो उसको काम आता होगा, उसको काम आना चाहिए। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हम तुम्हें पहले रखेंगे, फिर हम पहले तुम्हें सिखाएंगे, फिर हम तुम्हें पढ़ाएंगे। क्योंकि उनका ये पर्सपेक्टिव होता है कि अगर हमें पढ़ाना ही है तो फिर हम इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं ना। तो फिर इसलिए आप यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह से प्रेफरेंस दे रहे होते हो कि आपको ये लग रहा होता है कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी से बड़ा बंदा आएगा, बंदी आएगी, तो वो प्रॉब्ली ज़्यादा उसमें स्किल सेट होगा और ज़्यादा वो ग्रूम्ड होगा, इन्हांस्ड होंगी उसकी चीज़ें, बजाय ये कि इंटर्नशिप्स का ज़्यादा एक्सपोजर होगा। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपर हैंड दे देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बंदे को फेयर चांस ज़रूर देना चाहिए। आप उसको मिलो, इंटरव्यू लो, आप हर तरीके से उसको स्क्रीन करो। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं यूनिवर्सिटी मैटर करती है तो सही है, योर कॉल। बिल्कुल, एक चांस मिलना चाहिए एक चांस उनको। मिलना चाहिए। तो जैसे आपका प्रोफेशनल है, उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जैसे स्किल्स इम्पॉर्टेंट होती है? जैसे आपका प्रोफेशन है उसमें कौन सी स्किल्स में बात कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट कौन सी है? यार मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं आपके प्रोफेशन में? हर प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में भी ज़्यादा। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं कि मैं कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। कम्युनिकेशन इन अ सेंस के आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू अदर्स परसीव यू, आप किस तरीके से जो है क्या कहते हैं अपनी बात कन्वे कर सकते हो, किस तरीके से यू कैन नेगोशिएट विद अदर्स, किस तरीके से यू कैन कन्विंस अदर्स। It's not just how great I am in English speaking, it's also about how good I am when it comes to negotiation, when it comes to convincing, when it comes to getting the other person, even listening skills. So yeah. ओके, तो दिस इज़ अ मेन चीज़। Yeah. ओके, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लड़कियों का बहुत ज़्यादा एक तरह से इशू भी कहेंगे और वो सोचती भी बहुत है इस बारे में, आफ्टर मैरिज लड़कियों को जॉब कंटिन्यू किस तरीके से रखनी चाहिए या उसमें क्या इश्यूज आते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मुझे लगता है कि अब टाइम बहुत चेंज हो गया है, सही है। पहले भी था, पहले भी लड़कियां काम करती थी, पहले भी होता था, सब होता था, लेकिन पहले मुझे लगता था कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती थी आपके ऊपर। अब भी है ये कि आपने ऑफिस के काम के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप घर जाके भी, अब माइंडसेट चेंज हो गया, आप घर जाके भी उसी तरह से सारी चीज़ों को देखें। बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन मुझे लगता है एक तो आपको थोड़ा बहुत घर से सपोर्ट, आपके हस्बैंड से सपोर्ट होना चाहिए, जो कि मुझे है।
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप खुद में भी थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए, ठीक ऐसा ही है। और आपको खुद भी थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, ठीक है। तो I also have a newborn right now, but I'm still I have continued, I didn't even take a break. अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कंपनीज़ का भी है। कंपनीज़ को भी बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ नेविगेशन कंसल्टिंग में, माय मैनेजमेंट इज़ वेरी, माय CEO इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है। आई एम वर्किंग रिमोटली, वो तो है, हाइब्रिड था बट आई एम वर्किंग रिमोटली। ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर मुझे पता है कि मैंने उनको बोला हुआ है कि भाई सर आई विल मेक श्योर कि मेरी डेडलाइंस और डिलीवरेबल्स आपको टाइमली मिल रहे हैं, लेकिन आई वुड नीड स्पेस कि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से, बिकॉज मेरा बेबी किसी डे केयर पे नहीं है, तो आई डू टेक केयर ऑफ हिम ऑल बाय माई सेल्फ। तो वो ये चीज़ समझते हैं, तो वो ये चीज़ समझते हैं और इसमें मुझे सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि भाई मैं उनको डेडलाइंस मिस नहीं कर रही, उनके डिलीवरेबल्स में कोई मिस नहीं कर रही। अगर मुझे किसी ट्रेनिंग पे जाना, बिकॉज आई want to or aspire to become a trainer, तो I do prefer कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग्स पे जाऊँ, को फैसिलिटेट करूँ। ही also wants that, तो जाना है तो मैं जाऊँगी, अगर मुझे किसी मीटिंग में जाना है तो मैं जाऊँगी, I'll manage। लेकिन जो है, ये कहते हैं when it comes to rigid timelines या अनएक्सपेक्टेड ये कि मैंने फॉलो करना है किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मुझे बता दें कि खतीजा ये डेडलाइन है क्लाइंट की, ये काम है, मैं ई लर्निंग कंटेंट पे काम कर रही हूँ, तो मैंने ये ई लर्निंग कंटेंट बनाना है, इसकी ये डेडलाइन है, मैंने इसको तब तक कंप्लीट करना है। मैं अगर कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बना रही हूँ या कोई डेक बना रही हूँ, जो भी है, मुझे उसके लिए टाइमलाइन दे दी गई है और मैंने उसके हिसाब से, अपने हिसाब से 24 आवर्स में whenever I have time I work। सही। तो मोस्टली ये होता है, कंपनीज चाहती हैं कि भाई जो हमारा कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, वो रेगुलर आए। मोस्टली ये फोकस रखा जाता देखो, है। अगर आपकी ना कुछ जगहों की, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई ऐसा दे सकता है आपको प्लेटफॉर्म, कुछ जगहों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आना है, आपकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस फॉर सम रीज़न मैटर करती है, तो ठीक है, आप उसको हाइब्रिड कर सकते हो, आप फीमेल्स को थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है, इस तरीके से ही दुनिया का निज़ाम चलेगा। अगर हम बात इक्वालिटी की करते हैं, हम बात इक्वालिटी की ना करें, अगर हम बात इक्विटी की करें ना, तो मुझे लगता है चीज़ें ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते हैं मर्दों को, दैट वी वुमेन एज वुमेन वी डू फेस, सही है। तो उस लिए अगर हमें थोड़ा सा लेवरेज दूसरे लेवल पे जाके मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी हार्म इन इट। और वैसे भी अब देयर इज़ नो पॉइंट कि भाई 50-50 100-100। अब मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं अपने पार्टनर की भी बात करूँ, वी बोथ बिलोंग टू द सेम फील्ड, ही इज़ ऑल्सो इन HR, आई एम ऑल्सो इन HR, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ कपल एज वेल, आपको बहुत सपोर्टिव बनना पड़ता है। बिल्कुल, अब कभी टाइम भी 100 ऐसा आ गया और कभी 180 होता है, कभी अंडरस्टैंडिंग 80-20 होता है, कभी 50-60 होता है, कभी कोई अपना कितना परसेंट देता है, कभी कोई अपना कितना परसेंट देता है। पहले तो ये होता था कि सब डिपेंडेंट मतलब मर्द पे ही होते थे, हाँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में इतनी समझ आ गई है कि नहीं, आप दोनों मिलके चलोगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, और मुझे लगता है कि इस तरीके से आप पेरेंटिंग भी अच्छी कर सकते हो, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी गुजर सकती है, अगर आप क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं उनको भी तो सपोर्ट मिल गया ना। एक जो उनका दिमाग होता था कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये सोच के सब कुछ मैंने ही हैंडल करना है, तो अब पार्टनर का मकसद ही यही होता है कि आप दोनों मिलके चलो हर चीज़ में। और जहाँ तक बात रही कि क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं शादी के बाद, वो यही आते हैं कि भाई अब आपने घर के काम को देखना है, तो अब बाहर का काम को देखना है, और फिर फैमिलीज़ नहीं मान रही, तो ये कि हाँ, फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये कि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो पहले तो, दूसरी चीज़ ये कि आप डिसीजन अपना सोच समझ के लें, पहले तो कि फैमिली सपोर्टिव हो, बस यही है। सही से। अच्छा, हम फिर से बात करते हैं आपकी ही फील्ड से रिलेटेड कि एक बिज़नेस को HR की कितनी नीड होती है, या फिर HR उसको कितना स्टैब्लिश कर सकता है? अच्छा यार, हमारे
अब तो बाहर मुल्कों में भी अगर हम बात करें तो HR जो है सिर्फ HR नहीं है, एक तो हम नाउ वी कॉल इट पीपल एंड कल्चर, ठीक है। और अगर आप इस नाम से ही बात करो पीपल एंड कल्चर, तो अगर हम हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज चलते हैं, क्योंकि अब HR बहुत इन्हांस्ड हो गया है, हम टैलेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर टैलेंट मैनेजमेंट की कोई टीम ही नहीं है, आपको कंपनी इंजीनियर चला रही है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो कोई बंदा ही नहीं है जो राइट स्क्रीनिंग करे, राइट टैलेंट को अंदर लेकर आए, राइट टैलेंट को ग्रूम करे, ट्रेन करे, ट्रेनेबिलिटी पे काम करे, उसकी डेवलपमेंट में काम करे, तो आपको ऐसा कैसा लगता है कि कैसे लग सकता है कि आपका जो भी एम्प्लॉय है या जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो आगे चल सकता है, ठीक है। कंपनी को लोग चलाते हैं, लोगों को आपका ये इसकी डिपार्टमेंट लेकर आता है। हम इस डिपार्टमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, समझते हैं सपोर्टिव डिपार्टमेंट है, बस सपोर्टिव डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर ये सपोर्टिव डिपार्टमेंट ना हो तो मुझे लगता है सपोर्ट ही ना हो तो घर की भी दीवार हिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक मदर फंक्शन है, ठीक है। कंपनी लोगों से चलती है, उन लोगों को लेकर ही आपका ये डिपार्टमेंट आता है, उन लोगों की ग्रूमिंग पे, डेवलपमेंट पे ही ये डिपार्टमेंट काम करता है। अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगर हम टैलेंट मैनेजमेंट से आगे आएँ, आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जाएँ HR के, तो अगर पीपल एंड कल्चर के, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो किस तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी का पता चलेगा, किस तरीके से आपकी कंपनी में कौन स्टार परफॉर्मर है, कौन आपकी कंपनी में जो है ये कहते हैं को आगे लेके जा सकता है और कौन जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी। और अगर आपको इससे आप चीज़ें पता चल भी जाती हैं समहाउ, और आपके पास लर्निंग डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे उनकी डेवलपमेंट पे काम करोगे। आपके पास कौन होगा जो उनकी ग्रूमिंग पे, उनकी डेवलपमेंट पे, उनके फ्यूचर पे और कंपनी के फ्यूचर से जो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट से जो लिंक है, इस पर काम कौन करेगा। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सपोर्टिव डिपार्टमेंट नहीं है, ये पीपल एंड कल्चर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है कंपनी का, कि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ों को अलाइन रखना, स्ट्रीम लाइन रखना। फिर सारी चीज़ें स्कैटर्ड होंगी, आपको पता नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस बिल्कुल ये भी नहीं है कि सिर्फ हायरिंग ही हो रही होती है, उसके अलावा हायरिंग नहीं हो रही थी ना, मैंने बोला टैलेंट मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट सारी है, चीज़ें भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक रिव्यू कर डिपार्टमेंट रहे है, होते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, फिर आपके ऑपरेशंस हैं, कंपनी के ऑपरेशंस कौन रन करेगा फिर अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होगा। सब अपना अपना काम, प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले बस मार्केटिंग करते रहेंगे, प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, लेकिन इन सबको जो चला रहा है, इन सबको जो एक पेज पे रख रहा है, वो तो डिपार्टमेंट पीपल एंड कल्चर का ही है ना। जब आप सबको एक पेज पे ही नहीं रख पा रहे तो फ़ायदा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंसल्टेंट के अलावा आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है जो आप आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? कंसल्टेंसी के अलावा मैं पेंट करती हूँ। ओके, नाइस। नाइस। पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, ये आपको कब से शौक है? यार बचपन से। अच्छा, बचपन से शौक तो आपने है। कुछ बनाया है इसमें, इस बिल्कुल क्रिएटिविटी बनाया में? है। मेरे पेज पे भी पिक्चर्स चली हुई हैं। अच्छा, पेज का क्या नाम है आपके? मेरे लिंक्डइन के पेज पे अपनी खदीजा मेरा पर्सनल जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, उस पर भी पिक्चर्स डली हुई हैं एक आध मेरी पेंटिंग्स की। फिर हर आर्ट जर्नी के नाम से मेरा एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, बट मैं इतना उसको एक्टिव रखती नहीं हूँ, बस वो है सिर्फ आपने उसमें पोस्ट किया हुआ है? हाँ, ऐसे एक्टिव नहीं है वो। कोई मैं बाय नहीं कर सकता? वर्ड ना बाय कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि सर्कल में मेरे जिन जिन लोगों को पता है दैट आई पेंट, उनमें से किसी का घर बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आई हैव पेंटेड फॉर अ फ्यू फैकल्टीज एज वेल, अपनी यूनिवर्सिटी की और अपने जैसे आप कह लो दूर के रिलेटिव्स होते हैं उन लोगों के, उसके लिए भी आई हैव पेंटेड। तो यस, तो कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट आर्टिस्ट है जिसको आप फॉलो करती हैं, मैं इंस्पायर है? ऑयल पेंटिंग करती हूँ मैं। ऑयल पेंटिंग। लेकिन पेंटिंग करते वक्त भी तो एक आर्टिस्ट होता है माइंड में कि इसको मुझे हम इससे ना इंस्पायर है। यूरोपियन आर्ट, मुझे आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, नाइस। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा अपने अंदर की एक स्किल्स बताई।
हाँ मुझे पेंट करते हैं। अगर मैं सही। इस फील्ड में ना होती तो शायद मैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट होती। बनती, ठीक है। हाँ आर्टिस्ट तो मैं हूँ, मुझे अच्छा। हर इंसान आर्टिस्ट होता है कहीं ना कहीं। ये तो है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं- छुपा हुआ होता है, वो कहीं बाहर ना- लाने की देर होती है। हाँ सही। तो अच्छा मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा भी किया था। अच्छा। हाँ 6 महीने का डिप्लोमा था, ऐसा कुछ वो कुछ डिटेल नहीं था बट यस था कुछ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम अगर बात करेंगे जैसे लिंक्डइन की मैं अब बात करती हूँ कि ज़्यादातर पोस्ट लिंक्डइन में डली हुई होती हैं हायरिंग की। तो आपके उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से लोग जैसे किसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या अपने लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है अप्लाई जहाँ करने से? के लिए हाँ। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है लिंक्डइन से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मेरा भी यही मानना है। हाँ लिंक्डइन से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मैंने HRSG, IBEX सब लिंक्डइन के थ्रू ज्वाइन किया था। तो वहाँ से इजी टू अप्लाई भी होता है और फॉरेन हायरिंग भी हो जाती है। हाँ अब हायरिंग तो फॉरेन आपके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब रिस्पॉन्स आ जाता है प्रोफाइल ना। पे डिपेंड करता है कि आप हायर होते हो कि नहीं होते हो। हाँ। लेकिन हाँ लिंक्डइन पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दिखती अच्छा, हैं। ऐसा मोस्टली ये भी और होता है इजी टू कि यूज़ भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है। मोस्टली ये भी होता है कि जैसे HR हैं तो वो बहुत सारे लोगों को हायर करने के लिए कॉल करते हैं, तो उनको जब इंटरव्यू के लिए लाइन अप करते हैं तो उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ लाइन अप होते हैं। लेकिन अब ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि क्या पहले से डिसाइड होता है कि ये कैंडिडेट है कि इनको सेलेक्ट करना है, या फिर वो पूरा डिपेंड होता है उनके इंटरव्यू के ऊपर? नहीं बिल्कुल उसके इंटरव्यू पे डिपेंड, पहले से अगर हमने डिसाइड किया हुआ है तो इंटरव्यूज़ का पॉइंट क्या है। वो तो फिर बाइस्ड हो गई, वो तो फिर वो तो पर्ची वर्ची वाला सीन हो जाता है। और वो मेरे ख्याल से यूजुअली नहीं होता, ये एक ऐसा है यूजुअली नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हाँ, हमारे साथ क्योंकि सिर्फ नाइंसाफ़ी मेरा हो रही सवाल है। नहीं है, जब नहीं। जो भी देखने वाले कुछ हैं मोस्टली कंपनीज लोगों में के होता भी हैं। है, कुछ जगहों पे ऐसा होता भी है कि वहाँ सेठिया कल्चर्स में कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो हायर मैनेजमेंट होती है उनकी कुछ होती हैं अच्छा। नहीं पर्चियाँ होती हैं तो होता होगा। लेकिन वैसे नहीं होता, मैंने इतना नहीं देखा। मैंने अभी अच्छा। तक जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड रही हूँ, फिर चाहे वो IBEX हो, HRSG हो, मैं भी यहाँ पे नेविगेशन कंसल्टिंग हो, मैंने तो ये चीज़ नहीं देखी कि बगैर इंटरव्यू करे पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमने इस बंदे को रखना। नहीं, इंटरव्यू होता है, फेयर चांस सबको दिया जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ लाइनअप ही इसलिए होते हैं रेज्यूमे स्क्रीन होने के बाद कि भाई, वरना फिर आपका रिक्रूटर भी इतनी मेहनत क्यों करे, इतनी रेज्यूमे स्क्रीन क्यों करे। एग्जैक्टली, इंटरव्यू इतने लोगों को इंटरव्यू इंटरव्यू बैठ के बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है स्क्रीनिंग करना। रिक्रूटमेंट सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इंसान ढूंढना राइट कैंडिडेट को राइट क्वालिफिकेशन ये के चीज़ साथ। के क्या टारगेट होता है एक हाँ। दिन का टारगेट HR के लिए? यार टारगेट कोई नहीं होता एक दिन का एक टारगेट के इतने कैंडिडेट्स लाने हैं इंटरव्यू के लिए सर? नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है। BPO में होता है ये रेलेवेंट। अच्छा। जैसे IBEX में जो मैंने काम किया था तो क्योंकि वहाँ पे बल्क हायरिंग थी, वहाँ पे आपके हाँ, वो तो there वो were so वॉकिंग many इंटरव्यू campaigns होते over हैं। there, local international, के वहाँ पे एक दिन में we used to screen like around 60 profiles, कभी कभी 100 profiles, and I'm talking about in-person screening. Calls तो 100 calls were no big deal, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि बल्क हायरिंग होती है तो that makes sense उधर के लिए, अदरवाइज इसका कोई से ताल्लुक नहीं है। सही। ठीक है, चले आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपने जितने भी इंफॉर्मेटिव बातें बताई लोगों को, उम्मीद है कि सुनने में अच्छा लगेगा और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपके थ्रू। और मेन चीज़ जो आपने डिस्कस की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से वुमेन को शादी के बाद अपनी लाइफ में जॉब को लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ वुमेन, कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहे ना लाइफ में, हाँ, उसने पूरा पक्का उसका इरादा हो कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर कर सकता है। मुझे लगता है हमारी अपनी विल पावर कहीं ढीली पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए भी होता है। हाँ हमें सपोर्ट नहीं हम मिलती, बीच सपोर्ट में मिलना, छोड़ देते हैं कि शायद मुझे लगता ना है कि जो भी अगर ये सुन रहा है तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली आपकी सपोर्ट करे, आपकी कंपनी आपको बहुत सपोर्ट करे।
तो फीमेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा लेवरेज दिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर वेलबींग एज वेल। सही बगैर nice. इस गिल्ट के, बगैर ये गिल्ट दिए कि उनके ऊपर कोई फेवर की जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मेकिंग effort on a different level, especially if you're a mom. It's not easy to become one. सही है। अब पर अगर अब if you're not just a married woman, तो it's not easy कि आप ऑफिस जाओ, फिर घर जाओ, फिर घर जाके घर के सारे काम करो। तो घर वालों को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि औरत होने का मकसद किचन संभालना नहीं है। अगर I wanna do something, I will do. If I don't wanna do, I can provide like house help या कुछ भी। फैमिली सपोर्ट होनी बहुत फैमिली का ज़रूरी है। सपोर्ट होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। हाँ, और थोड़ा बहुत इंसान को मैनेज कर भी लेना चाहिए चीज़ों को, घर को, चाहे वो मर्द हो औरत है, किसी पे कुछ ना कुछ फैमिली की लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे होती हैं। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरह से लड़कियों के लिए भी है। अगर वो जॉब करना चाह रही हैं तो फिर वही बैलेंस रख के चलें। ये नहीं बिल्कुल, कि वही अगर मैं कह रही सिर्फ जॉब अगर- करें तो हम सिर्फ जॉब करें, ऐसा नहीं। फिर आपको हाँ। अपना घर भी बैलेंस लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल, मैं ये भी यही कह रही थी कि आप, इसका मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिनको घर से बहुत एडिड प्रेशर आ जाता है कि उनको ऑफिस से आके बहुत उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर घर वाले सपोर्टिव हैं और जो है उसको सपोर्ट किया जाए तो फिर लड़की को भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली घर आके आदमी भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, घर के बहुत सारे संडेज़ को। लेकिन मेरे Exactly. हस्बैंड हैं, वो वीकेंड आता है तो उनके पास बहुत सारे काम पाइल्ड अप होते हैं, या वीकेंड आया तो मैंने गाड़ी के काम करवाने, इसके काम करवाने, उसके काम करवाने, तो ये तो दोनों में ही होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर No कमिंग problem. खतीजा। Thank you so आपसे much. बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके भी बहुत Thank you अच्छा so लगा। much. और आप लोग का भी थैंक यू आपका देखने के लिए। हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।